हेलो एवरीवन। ये आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इससे पहले हमने फंडामेंटल ड्यूटीज का जो वीडियो डाला था उसका नेक्स्ट सीरीज है आपका डीपीएसपी। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। आखिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हमारे संविधान में जो शामिल किया गया इसका क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4, है ना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4। आगे कहता है आपका भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। आगे आपका समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व हैं, है ना। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व हैं। आगे है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत, तो वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। ओके। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 43 का। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 43 का। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक के तत्व में निहित है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये, कि जो लेडीज जेंट्स दोनों अगर इक्वल वर्क करते हैं तो इक्वल पेमेंट भी उनको मिलना चाहिए। ये हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। ओके। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51। आगे आपका कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। तो यह कथन किसका है। तो केटी शाह का। जो डीपीएसपी है ना, वो आपका ऐसा नहीं है कि आपको लागू कर ही देना है, मतलब वो आपके अनुसार है, आप लागू करें या ना करें, है ना, ऑप्शनल है। इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ओके। तो वही कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। बैंक चाहे तो देगा, नहीं तो नहीं भी दे सकता है, सुविधा के अनुसार देगा। तो ये कथन है केटी शाह का। ओके। तो अब हम लोग कुछ अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट हैं, जो डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा टेबल है, तो एक एक करके आसानी से हम लोग देख लेते हैं इसे। तो हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है वो आपका 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ओके। आगे कहता है अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्यों की परिभाषा, है ना। अनुच्छेद 36 क्या कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 कहता है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38 कहता है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 38(2) आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। जो अनुच्छेद 38(2) है, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 39 का। इसमें कहता है निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। और आपका जो अनुच्छेद 39 ख हो गया, इसमें कहता है समुदाय के बौद्धिक संसाधनों का स्वामित्व
वह नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो। ओके। 39 घ कहता है पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ये कौन सा आर्टिकल है? 39 घ। 39 अंग कहता है कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। ओके। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। ये पूछ देता है क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का गठन कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 40। आगे आपका अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दिशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मंजूरी आदि। कर्मकारों के लिए निर्वाह मंजूरी आदि। आगे कहता है आपका अनुच्छेद 43 को कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, है ना, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 ख सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 कहता है आपका कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 46 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 गायों, बछड़ों, अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। फिर कहता है कि मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है। जो मूल अधिकार है ना, कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक और अनैतिक मान्यता प्राप्त है। तो यही था आपका ये NCERT सार संग्रह में आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को 1, 2 बार 3 बार देखें तो इज इट क्लियर क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है और क्या इसमें ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।